अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद राज। आज की वीडियो में हम आईबीए कराची के 2026 के राउंड वन का पेपर सॉल्व करेंगे। बीएस कंप्यूटर साइंस और बीएस मैथमेटिक्स का मैथमेटिक्स पेपर सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि अभी 2026 में राउंड टू देने जाएंगे, चाहे वो किसी भी प्रोग्राम का देने जाएं, बीबीए का देने जाएं या एसीएफ का देने जाएं या सीएस का देने जाएं या इकोनॉमिक्स और डेटा साइंस का देने जाएं, क्योंकि इस बार जो पेपर आएगा ना वो ओवरऑल सेम आएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको हर 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 स्कूल का या हर हर प्रोग्राम का जो पेपर है ना वो आपको देखना है कि किस तरह के सवालात आते हैं और करके जाने हैं आपको पास्ट ईयर के पेपर्स। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। अगर वो सवाल ना भी आए ना, एटलीस्ट आपको वेटेज पता चल जाएगी कि अच्छा स्टैटिस्टिक्स के इतने सवाल आते हैं, टिग्नोमेट्री के इतने सवाल आते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के इतने सवाल आते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। ओके, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में जो है वो इस पेपर का लिंक है, तो आप वहाँ से इस पेपर को पहले डाउनलोड करें और ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। पेपर आसान है, खुद से सॉल्व हो जाएगा आपसे। अगर नहीं होता है फिर आप वीडियो को सॉल्यूशन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता हूँ। लिखा हुआ दी 180 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप आर टू बी सीटेड in a rows so that there is equal number of students in each row। ठीक है, 180 स्टूडेंट्स है और वो इस तरह से एक ग्रुप में जो है वो 180 स्टूडेंट्स है और इस तरह से वो बैठ रहे हैं रॉ में कि हर रॉ में जो है ना इक्वली स्टूडेंट्स आ रहे हैं। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ 40 स्टूडेंट्स है और 4 रॉ है, तो इक्वली कैसे बैठेंगे? 10 10 10 10। ठीक है, यानी कि 10 10 करके बैठेंगे, 4 रॉ में हो जाएंगे 40 बच्चे। इसी तरह से वो यहाँ पे रॉ नहीं बता रहा, वो ये कह रहा है कि 180 स्टूडेंट्स हैं और आप और वो इक्वली बैठ रहे हैं। तो अगर तो इसका मतलब ये कि अगर आप उसको डिवाइड करो ना, वो इक्वली प्रॉपर डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो अब आप कह रहे हैं ईच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी नंबर ऑफ रॉज एक्सेप्ट, इनमें से नंबर ऑफ रॉज हो सकता है, हर कोई हो सकता है लेकिन कोई एक नहीं हो सकता, वो बताओ कौन सा है। तो अगर मैंने जो एग्जाम्पल दिया था तुम्हें कि अगर 40 स्टूडेंट और नंबर ऑफ रोज 4 है, तो ये प्रॉपर डिवाइड हो रहा है ना, देखो 10 आंसर आ रहा है। इसी तरह अगर इनमें से कोई नंबर ऑफ रो है तो वो प्रॉपर डिवाइड होना चाहिए इसी तरह, है ना। तो क्या करूंगा भाई, ऑप्शन यूज कर लेते हैं। जब आप 4 से डिवाइड करोगे 180 को, आंसर आपका 45 आएगा, तो ये हो जाएगा, मतलब ये नहीं होगा। फिर 20 को करोगे तो 20 टू 9 से 18 वो भी हो जाएगा। 30 से करोगे 3 6 से 18 वो भी डिवाइड हो जाएगा। 40 नहीं होगा क्योंकि जब 40 से तुम करोगे ना 180 डिवाइड बाई 40 करोगे तो 0 से 0 किया, 4 की टेबल में 18 नहीं आता, यानी 4 डिवाइड नहीं होगा, तो आंसर आपका पॉइंट में आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेट का क्वेश्चन है नेक्स्ट। इस पे कह रहा है कि भाई आपको फाइंड करो ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, और दो सेट गिवन है कि भाई व्हेन ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू और बी ए बी सी डी। तो सबसे पहले आपको ए माइनस बी बोल रहा है निकालने, तो ए माइनस बी निकाल लेते हैं। ए माइनस बी निकालने का तरीका ये है कि आप पहले वाला सेट यानी कि ए सेट और बी सेट में देखते हो क्या कॉमन है, उसको काट देते हो और फिर पहले सेट की वैल्यू को लिखते हो। तो ये दोनों सेट में देखो क्या कॉमन है, ए कॉमन है। ए और ए को काट दिया और पहले सेट की वैल्यू को लिख दूंगा मैं, ई आई ओ यू। अब मुझसे पूछ रहा है इन बी के साथ जो है ना इंटरसेक्शन निकाल दो, निकाल लेते हैं। ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई ई आई ओ यू। ओके, और इंटरसेक्शन लगा दूंगा बी के साथ जो कि है ए बी सी और डी। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो चीज कॉमन होता है ना, जो चीज कॉमन आ रही है उसको लिख दो। इन दोनों सेट में कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रहा, यानी कि जो फाइनल आंसर आ रहा है आपका वो आ रहा है इन्फिनिटी इन्फिनिटी सेट, इन्फिनिटी कह रहा हूँ, एम्प्टी सेट, आई एम सॉरी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो वेक्टर का सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। और इफ बोथ वेक्टर्स वेक्टर इफ ए वेक्टर उसकी 2i माइनस का जे माइनस का 2k और फिर बी ए 3i माइनस का 2 लैम्डा जे और आर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो वेक्टर में जब दो दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो उसकी प्रॉपर्टी ये है कि उसका डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना वो इक्वल टू 0 होता है। क्या बोला मैंने, अगर आपका जो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है ना, तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई वाली टर्म को आई वाली से मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे के और के को के से, इस तरह से करते हैं। तो कर लेते हैं। इसका आई वाला टर्म 2 है, इसका आई वाला टर्म 3 है, तो 2 इंटू 3 कर देते हैं। ठीक है, प्लस का साइन लगाऊंगा,
इसका आई वाला टर्म जो है वो -1 है और इसका जो है -2 लैम्डा है। ओके, फिर प्लस का साइन लगाऊंगा और इसका ये जो के वाला टर्म है वो -2 है और इस बी में तो के वाला टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 रख दूंगा और ये हो गया इक्वल टू 0। ओके, इसको मजीद सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 3 6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 लैम्डा। ओके, और ये इक्वल टू 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है और ये आ गया आपका इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करूंगा, 6 को उठा के वहां ले जाऊंगा तो प्लस का 6 वहां जाके माइनस का 6 हो जाएगा और लैम्डा यहीं रहेगा और प्लस का 2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में था तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6। तो जो आपकी लैम्डा की वैल्यू आ रही है ना वो आ रही है -3। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इस पे कह रहा है कि एट अ सर्टेन डिनर अ हैमबर्गर एंड कॉल्सलॉ कॉस्ट $3.59। ठीक है, हैमबर्गर को मैं एच से दिखा देता हूँ, कॉल्सलॉ को मैं सी से दिखा देता हूँ। तो ये दोनों मिलके एच प्लस सी मिलके आपको जो है $3.59 का पड़ रहा है वो। ठीक है, फिर कह रहा है एंड अ हैमबर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज कॉस्ट 4.40। तो हैमबर्गर को मैं एच से दिखा रहा हूँ, फ्रेंच फ्राइज को मैं एफ से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये दोनों मिलके कितने का पड़ रहा है आपको, $4.40 का। ये दोनों अगर आप परचेज करोगे तो ये आपको पड़ेगा। फिर कह रहा है कि इफ फ्रेंच फ्राइज कॉस्ट ट्वाइस एज मच एज द कॉस्टलॉ। अब यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है, वो ये है कि इफ फ्रेंच फ्राइज कॉस्ट ट्वाइस एज मच एज कॉस्टलॉ। ठीक है, सो हाउ मच डू फ्रेंच फ्राइज कॉस्ट। तो फ्रेंच फ्राइज की क्या कॉस्ट होगी वो बता दो। ठीक है, ये तीनों जो सवाल में डेटा था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जो मेरा पहला स्टेप होगा ना, मैं क्या करूंगा, मैं जो हूँ ये जो मेरे पास कंडीशन है ना 2C वाली, ये मैं इसमें पुट कर देता हूँ इस वाले में। तो ये बन जाएगा h प्लस का 2C इज इक्वल टू 4.40। सही है, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ साइमल्टेनियसली। देखो कैसे, h प्लस सी इज इक्वल टू 3.59 और इसको करूंगा h प्लस 2C इज इक्वल टू 4.40। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। प्लस का साइन माइनस में चेंज होगा तो h और h गया, प्लस माइनस माइनस, 2C में से एक C जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ C बचेगा, लेकिन नेगेटिव का C बचेगा। ठीक है, और आप जो है नेगेटिव का 4.40 से अगर आप निकालोगे, ठीक है, इसका इसको नेगेटिव में रखोगे, प्लस का 3.59 रखोगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास नेगेटिव में ही आएगा, नेगेटिव का 0.81। ओके, तो ये रख दिया मैंने 0.81। तो यहाँ से आपके पास जो C की वैल्यू आ गई ना, वो आ गई पॉजिटिव का 0.81, क्योंकि ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब जब C आ गया, आपसे फ्रेंच फ्राइज पूछ रहा था, इस C को इस कंडीशन में पुट कर देते हैं। F अपनी जगह रहा, 2 की जगह पे मैं 0.81 डाल देता हूँ। ठीक है, जब 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.81 से, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1.62। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, 1.62 इसका आंसर होगा। ओके, आप इसको फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, अगर आपको पॉइंट में समझ नहीं आ रहा फ्रैक्शन में चेंज कर लो उसको। ठीक है, नीचे डिवाइड बाय 100 करोगे क्योंकि 2 नंबर है, और उसके बाद सॉल्व करो तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा। मैंने पॉइंट से कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि a certain culture of bacteria quadruple every hour। जो बैक्टीरिया है ना वो हर घंटे में क्या हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जा रहा है, मतलब कि जिस क्वांटिटी में वो पहले था ना उसका मल्टीप्लाई बाय 4 हो जा रहा है, क्वाड्रेपल हो जा रहा है। अब कह रहा है कि इफ अ कंटेनर with these bacteria uh, was was half full at 10 a.m. So at what time it one eight full। तो अब ये कह रहा है कि अगर आपकी जो कंटेनर है ना, जो बैक्टीरिया का जो कंटेनर है वो अगर हाफ फुल था, 1/2 फुल था। हाफ का मतलब होता है 1/2 फुल था अगर 10 पे। ठीक है, तो बताइए भाई 1/8 पे क्या टाइम हो रहा होगा, वो टाइम बता दीजिए। तो क्योंकि 1/8 छोटा है तो हमें पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आगे जाऊंगा तो मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा, क्योंकि हर घंटे में जो है आपका जो क्वाड्रेपल बैक्टीरिया बढ़ता जा रहा है ना। लेकिन अगर मुझे पीछे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे 1 घंटे पीछे जाना है तो मुझे डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में।
तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि 10 AM पे जो है आपका जो बैक्टीरिया वो हाफ हाफ है। तो मैं क्या करूँगा, जब मुझे पीछे जाना है तो डिवाइड बाय जब 4 करूँगा, तो ये यहाँ की डिवाइड बाय जब 4 होगा तो ये बन जाएगा 2 4 ज़ा 8। सही है। जब ये 2 4 ज़ा 8 बनेगा, ये नीचे क्यों नहीं जा रहा, ओके खैर, जब ये 2 4 ज़ा 8 बन जाएगा, और यही मुझसे पूछा था कि 1/8 पे क्या होगा, तो ये क्योंकि मैंने डिवाइड बाय 4 किया यानी कि 1 घंटा पीछे गया हूँ मैं, सिर्फ 1 घंटा पीछे गया हूँ ना मैं। अगर 2 घंटे जाता तो मल्टीप्लाई बाय 8 करता, ठीक है, डिवाइड में मल्टीप्लाई बाय 8 करता। ऐसा नहीं है कि मल्टी जब आप आगे जाते हो ना, आगे की टर्म में जाना होता है आपको, तो आप मल्टीप्लाई बाय 4 करते हो, मल्टीप्लाई बाय 4 करते हो। लेकिन अगर आपको यहाँ से पीछे जाना होता है तो आप डिवाइड बाय 4 करते हो। वही किया है मैंने, डिवाइड बाय 4 किया है। और हर घंटे में, क्योंकि क्वाड्रेपल है वो, तो यानी 1 घंटा मैं पीछे गया हूँ। तो अगर 10 पे हाफ था और 1 घंटा पीछे गया हूँ, तो जो आप आएगा ना वो आएगा 9 AM। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास। अब कह रहा है एट व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन 100 एंड 200 आर डिविजिबल बाय 3। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि भाई 3 से कौन से नंबर डिवाइड हो रहे हैं 100 और 200 के दरमियान, आप वो नंबर बता दो। सबसे पहले तो आप पहला नंबर वो चूज कर, पहला नंबर भी आप मल्टीपल ऑफ 3 चूज करते हो और आखिरी वाला नंबर भी मल्टीपल ऑफ 3 चूज करते हो। अब अगर आप 100 को देखो, 100 मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। लेकिन अगर आप 102 रख लो ना, तो 102 मल्टीपल ऑफ 3 है। इसी तरह अगर आप पीछे जाओ तो 200 मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। लेकिन अगर मैं 198 रख दूं तो ये मल्टीपल ऑफ 3 है। ठीक है, तो मुझे पहला नंबर भी मिल गया, आखिरी नंबर भी मिल गया मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला लगा दूंगा यहाँ पे, n इज इक्वल टू फर्स्ट माइनस का लास्ट डिवाइड बाई डी प्लस का 1। ठीक है, सॉरी सॉरी, लास्ट माइनस का फर्स्ट होता है, मैंने फर्स्ट माइनस का लास्ट कर दिया, लास्ट माइनस का फर्स्ट डिवाइड बाई डी प्लस का 1। ठीक है, लास्ट नंबर क्या है मेरा 198 और फर्स्ट क्या है 102 डिवाइड बाई डी। डी वो होता है जिसका मल्टीपल आप निकाल लो या जिसका डिविजिबल आप निकाल लो, यानी कि 3 का निकालना तो डी आपका 3 है प्लस का 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो ये जब इसको माइनस करोगे 8 में से 2 जाएगा 6, और ये 96 हो गया डिवाइड बाई 3 प्लस का 1। 3 1 3, 3 3 9 और 3 2 33 आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी कि मल्टीपल ऑफ 33 है। यानी कि जो मल्टीपल ऑफ 3 है ना वो 33 नंबर्स हैं ऐसे बिटवीन 100 एंड 200। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि अ सर्टेन बास्केटबॉल टीम that has played two-thirds of its game has record of 17 wins and 3 losses। अगर कोई बास्केटबॉल टीम ने जो है ना वो 2/3 गेम खेला है टोटल गेम का, तो 2/3 गेम खेला है टोटल गेम का, जिसमें से उसने 17 विन किया है और 3 लॉस किया है। 17 जीता है, 3 हारा है, मतलब कि टोटल 20 गेम्स है। तो 2/3 ऑफ द टोटल इज इक्वल टू 20 कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ से टोटल निकाल लूंगा, 2 1 2, 2 1 2 10, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 30, यानी कि टोटल 30 गेम्स है, जिसमें से उसने 20 खेले, 17 जीता है और 3 हारा है। सही है। अब सवाल में मुझसे पूछ क्या रहा है, सवाल में मुझसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द रिमेनिंग गेम्स दैट द टीम कैन लॉस एंड स्टिल विन एटलीस्ट 3/4 ऑफ इट्स गेम। अब मुझसे ये पूछ रहा है कि भाई अब जो रिमेनिंग गेम रह गया है आपके पास, ठीक है, 20 खेल लिया है, टोटल 30 था, यानी कि 10 गेम रह गए। अब ये कह रहे हो जो रिमेनिंग गेम आपके पास रह गया है ना, उसमें से वो कितना हारे कि जो आपकी जीतने की जो आपकी जो जीतने की जो फ्रैक्शन है ना वो 3/4 होना चाहिए। ठीक है, तो कर लेते हैं। सबसे पहले तो रिमेनिंग गेम मुझे पता चल गया कि भाई 10 है, क्योंकि टोटल गेम 30 है, 20 वो खेल चुका है, 17 और 3, तो रिमेनिंग गेम रह गए 10। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा अज्यूम करता हूँ कुछ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि अगर x जो है, मैं कहता हूँ कि भाई x को मैं अज्यूम करता हूँ कि ये जो है वो रिमेनिंग गेम है जो कि हम लॉस करेंगे। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है ना कि मुझे बता दो हम कितना लॉस करेंगे कि हमारा जो जीतने की जो फ्रैक्शन हो वो 3/4 हो। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि भाई जो हम लॉस करेंगे उसको एक्स अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो मतलब कि फिर अब हम जीतना कितना पड़ेगा हमें, 17 हमने पहले से जीता हुआ है। ठीक है, अब मजीद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो टोटल 10 गेम रह गए,
उसमें से जितना हारूंगा मैं उसको निकाल दोगे तो पीछे मतलब वो बच जाएगा जो जो मैंने जीता है, ठीक है। वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3/4 ऑफ टोटल, और टोटल क्या है 30 है, ठीक है। ये रिलेशन समझ आया है नहीं, एक बार और समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले उसने बोला कि भाई आपने टू थर्ड गेम खेल लिया टोटल का, जिसमें से आपने 17 जीता और 3 हारे हो, यानी कि 20 गेम खेला है उसने, और टू थर्ड ऑफ टोटल करके मैंने टोटल गेम निकाल लिया कि भाई टोटल गेम जो है ना वो 30 है, ठीक है। तो टोटल गेम मैंने 30 निकाल लिया। फिर मैंने देखा कि यार रिमेनिंग कितना रह गया है, उसने 20 खेल लिया है, टोटल 30 है, तो 30 माइनस 20 करके मैंने ये देख लिया कि भाई रिमेनिंग गेम जो रह गया है, अब वो 10 रिमेनिंग गेम खेल सकता है बस, ये रिमेनिंग गेम रह गया है। अब मुझसे ये पूछ रहा है कि भाई जो रिमेनिंग गेम में वो कितना हारेगा, कि आपकी जो जीतने की परसेंटेज है ना वो एटलीस्ट 3/4 ऑफ उसके एक्चुअल गेम का होना चाहिए। तो मैंने बस वही किया, मैंने क्या किया, जो जो हम हारेंगे उसको एक्स अज्यूम कर लिया, क्योंकि मुझे पता नहीं है। तो रिलेशन क्या बनानी है कि आपके जो जीतने की जो वो है ना चांसेस, वो 3/4 से एटलीस्ट होनी चाहिए। तो पहले उसने 17 जीता हुआ था, फिर मजीद क्या करेगा, वो जो रिमेनिंग गेम है उसमें से अगर तुम वो हटा दोगे जो तुम हार रहे हो, तो पीछे विन बच जाएगा। तो ये दोनों को विन करो, जिन दोनों को प्लस करोगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 ऑफ टोटल आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे ना इसका आंसर आएगा 22.5, ठीक है। तो हम इसको 23 ले लेते हैं, क्योंकि पॉइंट में तो आंसर नहीं आ सकता, तो हम इसको ले लेंगे 23, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 27, 10 और 17 सर 27 होता है, माइनस का एक्स। यहाँ से एक्स निकालोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास एक्स, हाँ जब ये आप माइनस का साइन क्योंकि मल्टीप्लाई भी करोगे तो आपका जो रिलेशन ये इनइक्वालिटी साइन जो है ना वो चेंज हो जाती है। तो ये लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू 4, यानी कि एटलीस्ट अगर वो 4 हार जाए ना, ठीक है, तो आपका जो चांसेस है वो बढ़ जाएगा, यानी कि 3/4 ऑफ इट्स गेम जीतने के चांसेस हो जाएंगे। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरे पास जो है ट्रिग्नोमेट्रिक है। अच्छा एक चीज़ मैं समझा दूं कि ये जितने भी क्वेश्चंस है ना इकोनॉमिक्स के, जो मैंने इससे पहले जितने भी पेपर्स करवाए हैं और पास्ट ईयर के पेपर्स, वो रियल पेपर्स हैं, यानी कि एक्चुअल सारे सवाल वैसे ही आए थे जैसे मैंने करवाए। लेकिन इस पेपर का सीन ये है ना कि जिन बच्चों से मैंने पता किया है कि यानी कि जिन बच्चों ने दिया था एग्जाम सीएस का, तो उन्होंने बताया कि सर इस तरह के सवाल आए हुए थे, यानी कि मुझसे जो है ना मुझे क्या कहा हुआ था कि भाई 17 विन है 3 लॉसेस हैं और 2/3 गिवन है, तो कितना हारूं के जो है 3/4 में जीत जाऊं, इस तरह के उन्होंने बताए हुए थे। तो इस तरह से मैंने सवाल को क्रिएट कर लिया। इसी तरह अगर ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है ना, दिखने में ये बहुत आसान है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सर कॉस थीटा साइन थीटा गिवन था, और मुझसे ना इस तरह का कोई सवाल कर रहा था कि भाई अगर कॉस माइनस थीटा का होल स्क्वायर बता दीजिए, ठीक है। तो मैंने वो सवाल क्रिएट कर दिया, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि इससे मुश्किल सवाल आया वो बच्चों को ठीक तरह से याद ना हो। तो ठीक है, अभी तक तो जो मैंने जितने भी सवाल सॉल्व किए मुझे ऐसा लग रहा है कि यार सवाल आसान है, ठीक है। तो इतने सवाल, इतने आसान सवाल मुझे नहीं लगता कि आए हुए होंगे, बट बच्चों ने जिस तरह से बताया मैंने पेपर को क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो फिलहाल वापस अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ट्रिग्नोमेट्रिक है। आपके पास कॉस थीटा साइन थीटा गिवन है, ठीक है। वो किसके बराबर है, 0.22 के। ओके, और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा का होल स्क्वायर बता दो। तो अगर मैं इसको ए एज्यूम कर लूँ, इसको बी एज्यूम कर लूँ, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है, खुल रहा है, बिल्कुल खुल रहा है। तो खोल देते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर होता है क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस का 2 ए बी, यानी कि माइनस का 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। अब रिलेशन पता है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, माइनस का 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा बराबर मुझे पता है 0.22 के, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। जब 2 इंटू 0.22 करोगे आपका आंसर 2 2 4 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.44। 1 माइनस करोगे जब 0.44 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.56। ऑप्शन बी इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना मेरे पास, ये रेशो का कॉन्सेप्ट है। सवाल में कह रहा है द टेबल अबव शोज द एवरेज प्राइस पर डजन ऑफ द लार्ज ग्रेड एग सोल्ड इन अ सर्टेन स्टोर, ठीक है। जो ऊपर जो डेटा गिवन है ना उसमें एवरेज प्राइस दी हुई है आपके पास, कि जिस प्राइस में आपका जो एग है वो सेल हुआ है,
ठीक है, 3 महीनों का दिया हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई, अप्रैल में इस प्राइस से, एवरेज प्राइस से सेल हुआ है, मई में इस प्राइस पे सेल हुआ है, और जून में इस प्राइस पे सेल हुआ है। ठीक है, अब कुछ कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या गिवन है? कंडीशन में कह रहा है कि भाई इफ 2/3 एज मैनी एज डजन वर सोल्ड इन अप्रैल एज इन मई, यानी कि अप्रैल में जो मई का जो है ना 2/3 जितना जो है वो सेल हुआ है, तो इनका रेशो क्या दे दिया? 2/3 दे दिया है। ओके, किसका? अप्रैल टू मई का। ठीक है, जो यहाँ पे लिख भी देता हूँ भाई, अप्रैल टू मई का जो रेशो गिवन है वो है 2/3। फिर कह रहा है एंड ट्वाइस एज मच एज दी जून एज इन दी अप्रैल, यानी कि जून और अप्रैल में उसका डबल बिका है। तो अगर उसका डबल क्या हो जाएगा? अगर अप्रैल में 2 था, ठीक है, अप्रैल में 2 था ना, ये रिलेशन चलता हुआ आ रहा है। अगर अप्रैल से मई निकला, अब जून से अप्रैल निकलेगा, तो अप्रैल जब 2 था तो इसका जब ट्वाइस निकालोगे तो 2 2 से 4 हो जाएगा, यानी कि इनका जो रेशो आ गया वो आ गया 4। तो अब इसका जो रेशो बन गया ना आपके पास तीनों का, अप्रैल टू मई और मई टू जून, तो ये रेशो आपके पास बन गया, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, अप्रैल टू मई और मई टू जून, तो ये रेशो बन गया 2:3:4। ठीक है, अब मैंने ये रेशो क्यों बनाया? सवाल में तो देखो, सवाल में तो मुझसे सिंपल पूछ रहा है ना कि भाई व्हाट वाज द एवरेज प्राइस पर डजन द एग सोल्ड फॉर 3 मंथ्स पीरियड, 3 महीनों में एवरेज प्राइस पे क्या बिका है वो आप बता दो। ठीक है, तो आप तो ये भी कर सकते थे कि भाई तीनों को प्लस किया, डिवाइड बाय जितने में डिवाइड बाय 3 किया, आंसर आ गया। लेकिन आप इस तरह से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मुझे क्वांटिटी ही नहीं पता। अगर हाँ, अगर अगर सवाल में ये कहता ना कि भाई तीनों की क्वांटिटी सेम सेल हुई है, ठीक है, अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ तीनों जो है ना 3 3 सेल हुआ है या 2 2 सेल हुआ है, तब आप उस तरह से कर सकते थे, तो दोनों को प्लस किया और डिवाइड बाय उस नंबर से डिवाइड कर दिया जिस क्वांटिटी पे वो सेल हुआ है। अब क्योंकि क्वांटिटी गिवन नहीं है, तो इस वजह से हमने उसको रेशो में तोड़ा है, और सवाल भी रेशो में ही गिवन है। अब आपसे जो है ना पूछ रहा है कि भाई एवरेज प्राइस बता दो पर डजन क्या था 3 महीने के पीरियड का। निकाल लेते हैं। पहले महीने के पीरियड का क्या था? पहले का 1.26 है, दूसरे का 1.20, तीसरे का 1.08 है। ठीक है, बना लेते हैं। तो आपके पास एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला आपका वेटेड एवरेज आप ऊपर रखते हो, नीचे वेट रखते हो। ठीक है, तो वेटेड एवरेज मतलब ये है कि जो भी आपका एवरेज है ना, जैसे पहले महीने का 1.26 था, ठीक है, और उसका उसका रेशो 2 गिवन है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, फिर प्लस करोगे, दूसरे वाले का रेशो 1.20 गिवन था और उसका रेशो 3 गिवन है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे। फिर जो तीसरा रेशो है ना, जो वहाँ पे तीसरा एवरेज था वो 1.08 था। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 1.08 को जो है मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, क्योंकि इसका इसका जो वो है वो 4 है। अब इसको डिवाइड कर दूंगा उसके वेटेड से। पहला वेट 2 है, दूसरा वेट 3 है, और तीसरा वेट 4 है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले को जब तुम सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर वाले का आंसर आ जाएगा आपके पास तकरीबन 10.44। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 10.44, और इसको डिवाइड कर देंगे, 4 3 7, 7 2 9, तो डिवाइड बाई 9। तो जब इसको डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 1.16 आंसर। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान से ही था, बस वेटेड फार्मूला इसमें इस्तेमाल हो रहा है एवरेज का। अगले सवाल पे चलते हैं अब। अच्छा, अब अगला सवाल जो है ना, आपको कह रहा है फाइंड द पॉइंट डिवाइडिंग द 1 2 एंड 7 4 इन द रेशो 1:2। ठीक है, वो पॉइंट बताना है जो कि पॉइंट को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिवीजन फार्मूला लगेगा। अगर आपको फार्मूला याद है सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, mx2। अब जैसे मेरे पास ना बच्चों ने बताया सर एक सवाल जो है ना डिवीजन फार्मूला का आया बता। अब सवाल डिवीजन फार्मूला का आया था, तो मैंने इस तरह से एक सवाल बना दिया। अब उन्होंने सवाल नहीं बताया था, तो हो सकता है कि इससे मुश्किल आया हुआ हो। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि यार अच्छा, एक डिवीजन का सवाल आया हुआ था, मतलब डिवीजन के रूल्स आते हैं, तो आप डिवीजन वाले जितने भी सवाल होंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, आप उसको पक्का करोगे जाके। ठीक है, nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, फिर कॉमा लगाते हो my2 प्लस का ny1 डिवाइड बाय m प्लस n।
ठीक है, बस इसमें पुट कर लेते हैं। ये x1 y1 इसको कह देता हूँ, x2 y2 इसको कह देता हूँ, और ये m है और ये n है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा भाई, m की जगह पे रख दिया मैंने 1, x1 की जगह और x2 की जगह पे रख दिया मैंने 7। ठीक है, फिर मैंने n की जगह पे रख दिया 2 और x1 की जगह पे रख दिया 1, डिवाइड बाय 2 + 1 3। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 9/3, जो कि 3 3 सा 9 हो जाए, तो 3 आ गया x की वैल्यू। अब y वाली निकाल लेते हैं। ठीक है, y का भी सेम सेम सवाल है, बस जो है आपके x की जगह पे y है, तो m की जगह पे 1 आ गया, y2 की जगह पे आपके पास आ जाएगा 4, प्लस n की जगह पे 2 आ गया, और y1 की जगह पे आ जाएगा आपके पास 2, डिवाइड बाई 2 + 2 3, और ऊपर वाले का ये बन जाएगा 8/3। तो आपका आंसर आ जाएगा 8/3। तो इस पॉइंट पे जो है ना वो डिवाइड हो रहा है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 3,8/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि, एक बार मैं रब कर लूँ, इसमें कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू, सॉरी, इफ y इज नॉट इक्वल टू 3, अगर y जो है ना 3 के बराबर नहीं है, यानी कि आप y को 3 एज्यूम नहीं कर सकते, और एक कंडीशन दी हुई है कि अगर 3x/y इज अ प्राइम इंटीजर ग्रेटर देन, ये कोई प्राइम नंबर है, इसकी वैल्यू कोई प्राइम नंबर आएगी। ठीक है, लेकिन वो ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, जो भी प्राइम नंबर आएगा वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि x इज इक्वल टू y, यानी कि जो x है ना वही y है, तो यानी कि पहली कंडीशन x=y है, तो मैं y की जगह पे x पुट कर सकता हूँ, क्योंकि y x के बराबर है। तो 3x/x, y की जगह पे x कर देता हूँ इस कंडीशन के हिसाब से, तो x से x कटेगा, आंसर आ गया आपके पास 3। तो 3 क्या प्राइम नंबर है, आप कहोगे सर बिल्कुल प्राइम नंबर है, और ग्रेटर देन 2 है, आप कहोगे बिल्कुल ग्रेटर देन 2 है, तो ये आंसर हो सकता है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। दूसरे ऑप्शन में क्या कह रहा है, दूसरे ऑप्शन में कह रहा है y=1, तो y=1 पुट कर देते हैं। तो ये कंडीशन थी आपके पास, नीचे y=1 पुट कर दिया, तो x को 3 पुट कर देते हैं, तो आपका आंसर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये प्राइम नंबर नहीं है। और इसके बाद x एंड y आर प्राइम इंटीजर्स, अब कह रहा है x और y प्राइम इंटीजर्स हैं। ठीक है, तीसरे वाले पॉइंट में, तो इसमें मैं अज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स सपोज x को भी, x को मैं ले लेता हूँ 2, और y को मैं ले लेता हूँ 5। ठीक है, और x और y को प्राइम इंटीजर है, तो 3x/y करते हैं, क्योंकि y को 3 नहीं ले सकता ना, क्योंकि नॉट इक्वल टू 3 है। इसके अलावा मैं अज्यूम कर सकता हूँ, तो मैंने 3 2 6 किया, और y को जब मैं डिवाइड करूंगा 5 से, तो आपका आंसर पॉइंट में कुछ आएगा। तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ग्रेटर देन 2 हो सकता है, लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, नहीं होगा। 5 1 5 ग्रेट लेस देन 2 है ये, लेकिन अगर आप कोई और नंबर अज्यूम करोगे ना, तो वो जो है 100% ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा भी आप अपने मर्जी से कोई नंबर अज्यूम कर सकते हो। तो आंसर क्या हुआ, आंसर सिर्फ 1 हुआ, 1 ओनली, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह के सवाल बहुत आते हैं नंबर अज्यूम करने वाले। अब ये सवाल भी जो है ना ट्रिग्नोमेट्री का फिर से आ गया। 2 sin थीटा cos थीटा गिवन है, फॉर्मूला अब आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि 2 sin थीटा cos थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा के। ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या है, 45 है, तो साइन ऑफ 45 इंटू 2 हो जाएगा 90, और साइन 90 आपके पास 1 होता है। आपका आंसर आ गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि लास्ट ईयर मिसेस लॉन्ग रिसीव 116 डिविडेंड्स ऑन हर शेयर ऑफ कंपनी एक्स स्टॉक। ठीक है, 160 डिविडेंड उसने लास्ट ईयर जो है ना, उसने अपने जो भी शेयर उसने किसी भी कंपनी का बाई किया हुआ था, उस पर उसको डिविडेंड कितना मिला, $160 मिला। ऑल ऑफ विच शी हेल्ड फॉर द एंटायर ईयर। फिर आगे कह रहा है इफ शी हैड 12 मोर शेयर्स ऑफ द स्टॉक लास्ट ईयर, शी वुड हैव रिसीव $15 मोर इन टोटल डिविडेंड्स। क्या मतलब, वो ये बताना चाह रहा है कि अगर उसके पास 12 शेयर और ज्यादा होते हैं ना अगर, तो उससे 15 और ज्यादा डिविडेंड मिलता। पहले एक एक तो $160 मिला उसको, लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर 12 शेयर होते ना उसके पास ज्यादा, तो उसको $15 डिविडेंड ज्यादा मिलता, एक्स्ट्रा मिलता। ठीक है,
अब तुमसे पूछ क्या रहा है सवाल में, हाउ मेनी शेयर्स ऑफ द स्टॉक डिड शी हैव लास्ट ईयर, तो कितने स्टॉक इसके पास थे, नंबर ऑफ स्टॉक्स पूछ रहा है आपसे। तो अगर सवाल में इस कंडीशन के हिसाब से मैं करूं, जो यहाँ पे गिवन है कि भाई 12 शेयर, अगर वो और ज्यादा होते उसके बाद तो 15 एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलता, यानी कि उसे 12 शेयर पे 15 डिविडेंड मिल रहा है, $15 डिविडेंड मिल रहा है। तो इससे मैं तो मुझे वन शेयर पे कितना मिल रहा है मुझे ये पता चलना चाहिए। अगर 12 शेयर पे $15 डिविडेंड मिल रहा है, तो मैं 15/12 करके ये पता कर लेता हूँ कि भाई वन शेयर पे कितना मिल रहा है। तो वन शेयर जब इसको डिवाइड करोगे ना, 1.25 आंसर आ जाएगा। यानी कि एक शेयर पे आपको $1.25 डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, अब कोई मसला ही नहीं है, सवाल हो गया हलवा। ठीक है, आपके पास 160 डिविडेंड आपको मिल रहा था। ठीक है, आपसे नंबर ऑफ शेयर पूछ रहा है, तो 160 को आप डिवाइड कर दो, किससे, 160 को डिवाइड कर दोगे अपने $1.25 से। ठीक है, इससे आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे जितने थे इसके पास। ठीक है, जब आप इसको पॉइंट हटाओगे ऊपर 2 जीरो लग जाएगा, या इस तरह से कर लो, या मैं फाइनल आंसर बता देता हूँ कि भाई इसका आंसर आएगा 128। यानी कि उसके पास जो नंबर ऑफ स्टॉक्स थे ना वो थे 128। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब कह रहे थे इक्वेशन ऑफ द आर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस कैफ स्क्वायर माइनस कैसे रिप्रेजेंट, ये जो इक्वेशन है ना ये किसको रिप्रेजेंट, इस तरह के सवाल बहुत आते हैं यार। ये इकोनॉमिक्स का पेपर भी पास ईयर का 2000 राउंड 1 का मैं करवा रहा था, उसमें भी ये सवाल आया हुआ था। एग्जैक्टली ये सवाल नहीं था, इक्वेशन आपके पास गिवन थी और आपको कह रहा था कि भाई ये कोई रेसिप्रोकल क्वेश्चन है या इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्यूबिक इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है बताओ। ठीक है, ये पूछ रहा था आपसे। इसी तरह यहाँ पे इक्वेशन अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सर्कल है, पॉइंट सर्कल, एलिप्स है। तो ये कोई सा भी असर है, इससे आप क्या करते हो, इससे आप आर की वैल्यू निकालते हो सर्कल में, इस तरह से जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी करके। तो बहुत से बच्चे जो है ना जैसे ही ये देखते हैं वो सर्कल पे टिक कर देते हैं, ऐसा नहीं है। वो आपसे इक्वेशन पूछ रहा है, ना ही ये सर्कल का इक्वेशन है, ना ही ये पॉइंट सर्कल का इक्वेशन होता है आपके पास एस स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का सी इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई भी इक्वेशन यहाँ पे नहीं है। पॉइंट सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आर की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, 2gx प्लस का 2fy भी हो सकता है, इलिप्स भी नहीं होगा, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा नन, कि कोई सा भी है इसमें जो ना कोई सा भी रिलेशन नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास प्रोबेबिलिटी का है और प्रोबेबिलिटी के सवाल बहुत आते हैं। ठीक है, ये भी सवाल आसान सही है, तो मैं ये कहूँगा कि आप जो है प्रोबेबिलिटी को तगड़ा करो और रियल क्वेश्चंस देखने, तो इकोनॉमिक्स ये भी रियल क्वेश्चंस ही है। बच्चों ने बताया कि भाई सर आपके पास प्रोबेबिलिटी में के सवाल आए हुए थे और आपसे पूछा था भाई रेड कार्ड कितने होते हैं ये बता दो। हो सकता है कि यही सवाल आया हुआ हो, या हो सकता है कि इससे थोड़ा सा मुश्किल हो, बच्चों को इतना ही याद हो। ठीक है, फिलहाल इस सवाल को सॉल्व करते हैं। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 कार्ड। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नीचे आप टोटल रखते हो, ठीक है, ऊपर जो आपको रिक्वायर्ड होता है वो रखते हो। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं डेक में 52, तो नीचे मैंने 52 रख दिया। ठीक है, और रेड कार्ड कितने होते हैं टोटल, 26 कार्ड्स होते हैं आई थिंक, जहां तक मुझे याद है 13 13 26, हाँ 26 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने 13/26 कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका आई थिंक 26 और 26 टू ज़ा होता है, 2 1 2 2 3 6 13, 2 2 4, 2 6 12, 13 1 13 2, हाँ हाफ, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि हाफ प्रोबेबिलिटी है कि जब आप डेक से जो है ना रेड कार्ड आप जो है पिक करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से बिल्कुल आसान सा सवाल है। बच्चों ने बोला सर डिस्टेंस का सवाल आया हुआ था, तो भाई डिस्टेंस का सीन ये है कि आपके पास 2 पॉइंट गिवन है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देना सिंपल। किसी को x1 x2, इसको x1 x2 कह देते हैं, इसको y1 y2 कह देते हैं। ठीक है, तो y2 माइनस y1 यानी कि ये आपका बन जाएगा x1 y1 x2 y2, तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर 6 माइनस का 2 का होल स्क्वायर। 3 में से 6 गया 3 बचा, 3 का स्क्वायर 9, 6 में से 2 गया 4 बचा, 4 का स्क्वायर 16, ये बन जाएगा 25, 25 का रूट होता है 5, आप आंसर आ गया 5, ऑप्शन सी इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह के सवाल भी बहुत आते हैं, इवन और ऑड वाले, और डोमेन रेंज के भी बहुत सवाल आते हैं। ठीक है, उसको भी अच्छे से करना है। अब ये आपके पास गिवन है कि भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का कॉज ऑफ एक्स, ये फंक्शन आपके पास गिवन है और आपसे पूछ रहा है ये जो फंक्शन है ना
क्या ऑड फंक्शन है, क्या इवन फंक्शन है, क्या इवन और कुछ भी नहीं है। तो आप क्या चेक कर, इवन फंक्शन आप चेक करते हो, अगर आप फंक्शन के अंदर नेगेटिव एक्स डालो तो एफ ऑफ एक्स आना चाहिए। अगर ये कंडीशन फिर सेटिस्फाई है तो इवन फंक्शन है। अगर आप फंक्शन के अगर नेगेटिव एक्स डालो और आपका आंसर नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स आ रहा है तो ये ऑड फंक्शन है। ये दो कंडीशन होती है, चेक कर लेते दोनों कंडीशन, ठीक है। नेगेटिव ऑफ एक्स पुट करते हैं, तो जब आप नेगेटिव ऑफ एक्स पुट करोगे तो ये क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव है तो ये बन जाएगा नेगेटिव का एक्स क्यूब। लेकिन क्योंकि ये कॉज ऑफ एक्स नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है तो ये कॉज ऑफ एक्स ही रहेगा, ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा जो है आपका इवन तो है ही नहीं क्योंकि नेगेटिव आ गया। ऑड के लिए माइनस साइन अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब और ये साइन माइनस में चला जाएगा कॉज ऑफ एक्स। लेकिन फंक्शन ये तो नहीं है, फंक्शन तो पॉजिटिव में, तो ये ना इवन है और ना ही ऑड है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नीदर ऑड नॉर इवन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल में कह रहे हैं गिव द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 41/20 देन द नंबर इज व्हाट। ठीक है, वो नंबर क्या होगा। एक तो तरीका ये है कि आप इस तरह से कर लो कि भाई उस नंबर को एक्स अज्यूम कर लो और आप सम कर रहे हो उस नंबर को और उसके रेसिप्रोकल को। अगर एक्स नंबर है उसके रेसिप्रोकल को सम कर रहे हो और आपका आंसर आ रहा है 41/20। ठीक है, पहला तरीका तो ये है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप ऑप्शंस को यूज कर लो। पहला ऑप्शन है 5/4, तो एक्स को अगर 5/4 सपोज कर लूँ और उसको रेसिप्रोकल करूंगा तो ये बन जाएगा 4/5 और इसका आंसर ये आना चाहिए 41/20। करके देख लेते हैं। तो 5×5 = 25 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, और ये 16 होता है। डिवाइड बाई कर देंगे 4×5 = 20, तो 25 और ये 16 41 होता है और ये 20, ठीक है। 41/20 आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, उस तरह से लंबी हो जाएगी, आप ऑप्शंस को यूज कर लो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कह रहा है द रेशियो ऑफ द फीमेल टीचर्स टू मेल टीचर इन अ स्कूल इज 2:1। यानी फीमेल टीचर्स से मेल टीचर का जो रेशो है ना वो 2:1 है, ठीक है। फिर कह रहा है स्टूडेंट टीचर रेशो इन 10:1। तो फीमेल टीचर और मेल टीचर मिलकर क्या है, मतलब टीचर है दोनों, लेकिन एक फीमेल एक मेल है, तो टीचर का रेशो क्या, टोटल टीचर्स कितने हो गए 2+1, यानी कि 2 फीमेल टीचर है एक मेल टीचर है, तो टोटल टीचर हो गए 3, ठीक है। अब सवाल में आगे क्या कह रहा है, सवाल में आगे कह रहा है कि द स्टूडेंट टीचर रेशो इज 10:1। अगर स्टूडेंट और टीचर का जो रेशो है ना वो क्या है 10:1 है, यानी कि हर एक टीचर पे 10 स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे टीचर्स तो 3 है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा, यानी कि हर 3 टीचर पे 30 स्टूडेंट्स। कोई मसला, आगे चलते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फीमेल टीचर्स टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, फीमेल टीचर क्या कितनी है 2 है, टू द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स कितने हैं 30 है। इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 ज़ा 2 और 15 15 30, तो 1/15 यानी 1:15 आपके पास आंसर आ गया, ऑप्शन ए। सिंपल सा था, रिपीट कर देता हूँ। सवाल में कह रहा है कि भाई द रेशियो ऑफ द फीमेल टीचर्स टू द मेल टीचर इज 2:1, तो मैंने फीमेल टीचर टू मेल टीचर का रेशियो 2:1 कर दिया। अब मुझे यहाँ से अगर टीचर का रेशियो टीचर निकाल लिया हमने, टीचर कितने होंगे भाई 3 होंगे, क्योंकि 2 फीमेल है एक मेल है, तो टोटल टीचर्स 3 हो गए, ठीक है। अब आगे कह रहा है स्टूडेंट टीचर रेशियो इज द स्टूडेंट टीचर रेशियो इज 10:1। अगर स्टूडेंट टू टीचर रेशियो 10:1 है तो अगर यहाँ इस कंडीशन के हिसाब से हर एक टीचर पे 10 स्टूडेंट है, लेकिन यहाँ पे 3 टीचर है, तो 3 टीचर पे कितने स्टूडेंट होंगे 30 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 3 किया है बस मैंने। अब आप इस सवाल में कह रहे हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फीमेल टीचर टू द स्टूडेंट। अब फीमेल टीचर कितने थे 2 थी और स्टूडेंट कितने हैं 30 है, तो 2/30 करके निकाल लिया। और एक चीज़ आप नोट करो कि रेशियो के सवाल काफ़ी आए हुए हैं, ठीक है। तो रेशो स्टैटिस्टिक्स के सवाल इसमें नहीं है, इकोनॉमिक्स के पेपर में बहुत है, टिक्नोमेट्री के सवाल इकोनॉमिक्स के पेपर में भी यहाँ पे भी बहुत है, प्रोबेबिलिटी के सवाल इकोनॉमिक्स के पेपर में भी बहुत है, यहाँ भी बहुत है, तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरे पास ये कह रहा है कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी वाई वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन, ठीक है, 3 पोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं।
क्या रेशो दिया हुआ 1:3, यानी कि 3 रेशो में डिवाइड कर रहा है. इफ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम पोर्शन इज $4,000. ठीक है, तो रेशो को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 × x, यानी जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, दूसरा रेशो 2x कर सकता हूँ, तीसरा रेशो 3x कर सकता हूँ. ये मल्टीप्लाई बाय मैंने जब मल्टीप्लाई आप किसी नंबर से मतलब जब आपका कोई रेशो बनता है ना, वो किसी कोई एक नंबर ऐसा होता है जो कि हर मतलब तीनों से जो है ना मल्टीप्लाई होकर या डिवाइड होकर बना हुआ होता है. लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास एक नंबर है 40/20, मुझे इसका रेशो बनाना है, तो तुम किससे सॉल्व करोगे, 0 से 2 1 2 2 2 4. तो यानी कि 2 एक ऐसा नंबर है कि जब आप उसको वापस 2 से डिवाइड करोगे ना वही नंबर आ जाएगा. यानी कि दोनों को 2 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करोगे तो सॉरी, तो आप क्या करोगे, अगर आपको नंबर पे वापस जाना है रेशो से नंबर पे, तो आप मल्टीप्लाई बाय उस स्पेसिफिक नंबर को करते हो. तो मुझे वो स्पेसिफिक नंबर नहीं पता, तो मैंने यहाँ पे एक्स अज्यूम किया है और मैंने रेशो को 1x 2x और 3x कर दिया है. कोई मसला. आगे कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम पोर्शन वाज $4,000. मैक्सिमम है 3x, मिनिमम है x, वो बराबर है 4,000 के. यहाँ से x आ जाएगा, 3x में से 2x जाएगा, 2x बच गया, सॉरी x जाएगा तो, और ये 4,000 यहीं पे रहा. x निकालूंगा यहाँ से, x आ जाएगा मेरे पास क्या, 2,000. ठीक है, क्योंकि 2 2 4, 2,000 मेरे पास x आ गया. अब मुझसे पूछ क्या रहा है, मुझसे y पूछ रहा है, और y कहता है सर्टेन सम ऑफ मनी. y, ये जो मनी था ना वो सब वो है, यानी कि सबका सम निकाल लेते हैं भाई. पहला वाला तो 1x है, तो जब 1x करोगे आप, या अलग अलग करने से बेहतर है कि आप सर्टेन सम ऑफ मनी का मतलब है तीन, पूरा टोटल मनी बताओ कितना था. ठीक है, तो टोटल मनी को अपने 3 हिस्सों में तोड़ा हुआ था. ठीक है, x प्लस 2x और प्लस आपके पास आ गया 3x. ठीक है, तो ये आपका बन गया 3 और 2 5, और ये 6x, और x मैंने निकाल लिया है. बस इस x को इसके अंदर जब पुट करूंगा आ जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है. अच्छा भाई, कह रहा है इफ अ नंबर x, कोई नंबर x है और कोई नंबर y है, हैव एवरेज जीरो, इन दोनों का एवरेज जीरो है, तो निकाल लेते हैं एवरेज के फॉर्मूले से. ऊपर सम रखते हैं, नीचे नंबर रखते हैं, और उसका एवरेज बराबर है z के. तो कंडीशन बन गई भाई x प्लस वाई बराबर है 2z के. कोई मसला, 2 यहाँ डिवाइड था, यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया. ओके, आगे क्या कह रहा है, अब आगे देख लेते हैं. आगे मुझे कह रहा है कि भाई देन दी 2x प्लस 3y हैव एवरेज, तो इन दोनों का क्या एवरेज होगा. तो 2x है प्लस 3y है, इसका एवरेज पूछ रहा है. तो 2x को ऐसे रहने देता हूँ, 3y को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2y प्लस वाई, तो वही चीज़ बन जाएगी 3y. तो इससे फायदा क्या होगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लूंगा, ये बन जाएगा x प्लस वाई, और ये बन जाएगा प्लस का y. ठीक है, अब क्या करूंगा, x प्लस वाई मुझे पता है 2z के बराबर है, तो 2 × 2z प्लस का y. ठीक है, तो ये बन गया आपके पास 2 2 4z प्लस का y, और डिवाइड बाय कर दूंगा 2. क्यों, क्योंकि मुझे एवरेज निकालना है, और जितना नंबर होता है उसके उसके उस नंबर से हम डिवाइड करते हैं. सही है, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 1 2 2 2 4, तो 2z प्लस का y/2. ठीक है, कौन सा ऑप्शन है 2z, ऑप्शन ए है इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इस पे लिखा हुआ है प्राइस ऑफ एन एडमिशन टिकट इज रिड्यूस बाय 20%, एज अ रिजल्ट ऑफ द टोटल कलेक्शन अमाउंट इज इंक्रीज बाय 60%. फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ टिकट. परसेंटेज चेंज का सवाल है. ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, प्राइस इंटू क्वांटिटी वगैरह करके आप कर सकते हो, इज इक्वल टू जो एक्सपेंडिचर वाला है वही रिलेशन लगाओगे.
अब यहाँ पे प्राइस इंटू क्वांटिटी करके होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी वाला सवाल है, ठीक है, यानी कि कितना टिकट जो है वो सेल हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इनिशियली एज्यूम करता हूँ कि भाई लेट्स सपोज कहता हूँ कि भाई इनिशियली जो प्राइस थी ना वो 100 थी, ठीक है, और जो टिकट था वो भी 100 था, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा प्राइस इंटू टिकट करके, तो आपके पास जो कलेक्शन अमाउंट आएगा ना वो आ जाएगा आपके पास 10,000। ओके, ये इनिशियल था। अब सवाल पे आते हैं। सवाल पे कह रहा है कि आपका जो टिकट था ना वो 20% से रिड्यूस हो गया। जब टिकट 20% से रिड्यूस हो गया, अच्छा सॉरी, टिकट रिड्यूस हुआ, प्राइस रिड्यूस हुआ, प्राइस ओपन है टिकट। तो प्राइस जब 20% से रिड्यूस होगा, तो अगर 100 था उसका 20% से रिड्यूस करोगे तो वो 80 हो जाएगा, ठीक है। और एज अ रिजल्ट ऑफ कलेक्शन अमाउंट इज इंक्रीज बाय 60%। और जो कलेक्शन अमाउंट था ना, जो कि ये है मेरा 10,000, वो 60% से बढ़ गया। ये 60% जब इससे इसको बढ़ाओगे, यानी 160% निकालो इसका, इसका 160% आएगा आपके पास 16,000, ठीक है। 160% निकालना तो पता है ना, 160% ऑफ 10,000, इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसको पुट कर दिया। अब आपसे सवाल में ये पूछ रहा है कि भाई फाइंड दी परसेंटेज इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ टिकट। तो टिकट कितना है मुझे ये नहीं पता, तो यहाँ से टिकट निकाल लूंगा मैं, इसको सॉल्व करूंगा तो 80 यहाँ जाके डिवाइड होगा, 0 से 0 जाएगा, 8 1 जा 8, लेट्स सपोज टी यहाँ रखता हूँ, 16 यहीं, 16 1 2 3 डिवाइड बाई 80, 0 से 0 गया, 8 1 जा 8 2 जा 16, तो टी आ गया 200, ठीक है। अब आपसे परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, यानी कि परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ है। तो न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाई ओल्ड मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं, ठीक है। तो न्यू मेरा 200 आया है, तो क्या करूंगा 200, यानी कि न्यू माइनस ओल्ड 100 था, डिवाइड बाय ओल्ड 100 है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 100 से 100 गया, 200 में से 100 जाएगा, तो 100% आपका फाइनल आंसर आ गया। ऑप्शन डी इसका आंसर है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कह रहा है अ कार एवरेज 80 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 3 आवर ऑफ अ ट्रिप एंड एवरेज 110 किलोमीटर पर आवर फॉर ईच एडिशनल आवर। यानी कि शुरू के जो 3 घंटे आप चल रहे हो ना, उस पे आप इस स्पीड से चल रहे हो 80 किलोमीटर पर आवर से, और फिर आप जो ईच एडिशनल आवर जितना भी चल रहे हो उसकी स्पीड 110 है, ठीक है। और टाइम को मैं ऐश कह देता हूँ, मुझे ईच एडिशनल आवर कितना है मुझे नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है अगर लेट्स सपोज आप सदर जा रहे हो, ठीक है, और आपको 5 घंटे लग रहे हैं, तो शुरू के 3 घंटे आप इस स्पीड से चलाओगे अपने कार को, और फिर जो ईच एडिशनल आवर जितना भी है, जैसे 2 है, तो आप उसको 110 के स्पीड से चलाओगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ईच एडिशनल आवर गिवन नहीं है, तो मैं उसको एच एज्यूम कर लेता हूँ। और आपसे यहाँ पे कह रहा है एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर ट्रिप इज 100 किलोमीटर। अब एंटायर ट्रिप जो है ना, पूरा ईच एडिशनल आवर भी और शुरू के 3 घंटे भी, उसका एवरेज स्पीड गिवन है 100 किलोमीटर पर आवर। और आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी किलोमीटर लॉन्ग इज द ट्रिप, तो ट्रिप कितना बड़ा लंबा था ये बता दो, यानी ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। निकाल लेते, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले तो इस डेटा को यूज करते हुए डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, इन दोनों को यूज करते हुए। तो डिस्टेंस 1 आ जाएगा मेरे पास, 3 8 24 और ये 0, ये इससे मैंने किया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, टाइम को यहाँ ले जाओगे, यानी कि स्पीड इंटू टाइम करोगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो मैंने वही किया, स्पीड इंटू टाइम करके डिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है। दूसरे वाले का भी इसी तरह से निकलेगा, डिस्टेंस 2 इज इक्वल टू 110 h। ये निकाला क्यों, क्योंकि मेरे पास इंटायर ट्रिप का जो है ना एवरेज स्पीड गिवन है, ठीक है। और इंटायर ट्रिप कैसे निकलता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, d1 प्लस d2, यानी कि 240 प्लस 110 h डिवाइड बाई टाइम। टाइम क्या है, शुरू का 3 घंटा, और प्लस ईच एडिशनल आवर मुझे नहीं पता, ये बराबर किसके है, 100 के। बस ये सवाल हो गया सॉल्व। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से एच आ जाएगा, फिर लेकिन एच आंसर नहीं है, ठीक है। आपसे आपसे एच नहीं पूछ रहा, ईच एडिशनल आवर नहीं पूछ रहा आपसे। आपसे पूछ रहा है कि भाई आपका जो ट्रिप है ना वो कितना लंबा है, यानी कि डिस्टेंस पूछ रहा था। सॉल्व कर लेते हैं इसको, जब ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 300, और ये बन जाएगा 100 h, और यहाँ 240 है, और ये प्लस का 110 h। प्लस का 110 h, जब यहाँ का 110 h आएगा तो ये बन जाएगा 10 h, और ये बन जाएगा, उधर जाएगा तो ये यहाँ का 60 बच जाएगा, 300 में से 240 जाएगा तो, ठीक है। तो h आ जाएगा आपके पास 6,
यानी कि ईच एडिशनल आवर जो चल रहा है ना वो 6 घंटे चल रहा है। ओके हो गया, ईच एडिशनल भी आ गया मेरे पास। अब मुझसे डिस्टेंस पूछ रहा है, कोई मसला नहीं है। 240 तो मुझे पता है, डिस्टेंस क्या है एंटायर ट्रिप का, D1 प्लस D2 है। D1 मैंने क्या निकाला है 240, और D2 क्या निकाला 110 इंटू एच। तो 240 प्लस का 110 इंटू एच, एच है 6, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 जीरो ज़ा 0, 6 वन ज़ा 6, और 610, और इसमें जब आप उसमें 240 प्लस करोगे आपका आंसर आ जाएगा 900 किलोमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि डिटरमाइन द रिमाइंडर obtained upon dividing 2 की पावर 1026 बाई 5। आपसे रिमाइंडर पूछ रहा है कि 2 की पावर 1026 जो है अगर मैं उसको 5 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। इसको हम करेंगे ट्रिक से। देखो 2 की पावर 106 बहुत ही 26 जो है ना बहुत ही बड़ी नंबर है, आप उसकी पावर को भी नहीं निकाल सकते और उसको डिवाइड भी नहीं कर सकते। उसकी ट्रिक ये है कि आप देखोगे कि जैसे यहाँ पे 2 है ना, आपके सवाल में कोई और भी नंबर हो सकता है, 5 की पावर हो सकती है, 7 की पावर 1026 हो सकती है। तो आपको ये देखना है कि वो जो नंबर है ना वो अपनी यूनिट डिजिट को कितने लेंथ में जो है वो रिपीट कर रहा है। क्या कह रहा हूं मैं, देखो जैसे 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 की पावर क्यूब इज इक्वल टू 8, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। देखो यहाँ पे 2 यूनिट डिजिट, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट, तो 2 रिपीट हो गया, तो हम इसको हटा देंगे। यानी कि ये जो 2 है ना, 2 जो है अपनी यूनिट डिजिट को अब फोर्थ की लेंथ से डिवाइड कर रहा है, रिपीट कर रहा है, सॉरी। यानी कि जो लेंथ है ना 2 की वो 4 है, यानी कि अपने आप को जो ये है अब हर 4 में जो है ना वो रिपीट कर रहा है, फोर्थ की लेंथ में 2। ठीक है, अब पहला स्टेप तो ये है कि किसी तरह का भी सवाल आ जाए ना आपके सामने, सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको लेंथ निकाल लेनी है। लेंथ आपको पता चल गया यार 4 है, ठीक है, 4 पे अपने आप को जो है वो अब दूसरा स्टेप ये है कि आप जो है दूसरे स्टेप में ये करोगे, आप रिमाइंडर निकालोगे। तो जब इसका पहले वाले का रिमाइंडर निकालोगे 2 ही आएगा, दूसरे वाले का भी रिमाइंडर निकालोगे 4 आएगा, तीसरे वाले का निकालोगे 3 आएगा। ठीक है, 5 से जब डिवाइड करोगे, ये हवा में नहीं कर रहा हूं मैं, जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर 2 आ जाएगा, इसको करोगे 4 आ जाएगा क्योंकि वो डिवाइड होगा ही नहीं। इसको करोगे तो इससे 3 आएगा, 5 वन जा 5, 3 बच जाएगा। और जब इससे करोगे 5 वन जा 5, इसका रिमाइंडर 1 आएगा, तो रिमाइंडर भी आ गया। तीसरा स्टेप क्या है आपका, तीसरा स्टेप ये है कि जो भी आपका पावर होगा ना गिवन कंडीशन, जैसे 1026 है, उसको डिवाइड करोगे उसकी लेंथ से, लेकिन ये 4 से डिवाइड होगा नहीं, तो आपको क्या करना है, तोड़ना है इस नंबर को, 1024 हो जाएगा 4 से डिवाइड। ठीक है, तो आप 1024 को 4 से डिवाइड करोगे, लेकिन फिर +2 भी तो बच गया ना, तो ये तो खत्म हो गया, डिवाइड हो गया, लेकिन ये जो 2 बच गया ना, अब ये 2 स्टेप है। अब ये आपको रिमाइंडर बताएगा कि आपको जाना क्या है। तो पहला स्टेप पे 2 है, तो मुझे पहले स्टेप पे नहीं जाना, मुझे दूसरे पे जाना है, तो दूसरे स्टेप पे गया, उस पर रिमाइंडर 4 है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ई आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ई 4 आंसर हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 4 आएगा। ठीक है, सिंपल सा है, 3 स्टेप्स बताए मैंने। सबसे पहले आपको जो है जो भी नंबर है उसकी लेंथ निकालनी है। लेंथ किस तरह से निकालनी है मैंने बता दी। दूसरा आपको क्या करना है, उसका रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर भी मैंने बता दिया। तीसरा वो जो पावर है उसको डिवाइड करना है और देखना उसका वो किस स्टेप पे आपको लेके जा रहा है। जैसे ये दूसरे स्टेप पे ले गया मुझे, 1024 पूरा खत्म हो गया और फिर +2 रिमाइंडर रह गया, जो 2 है ना वो स्टेप है। फिर यहाँ से दूसरे स्टेप पे किया, यहाँ से मुझे रिमाइंडर पता चला, अच्छा 4 रिमाइंडर है, तो मेरा 4 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से परसेंटेज चेंज का सवाल है। कह रहा है इफ द इंक्रीज इन द रेडियस इज 10%, अगर रेडियस जो है ना वो 10% से इंक्रीज हुआ है, तो अगर शुरू में रेडियस 100 था और फिर वो 10% से इंक्रीज हुआ तो 110 हो जाएगा। तो व्हाट इज द चेंज इन द एरिया ऑफ द सर्कल, मतलब कि क्या इंक्रीज हुआ है, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द सर्कल। तो पहले वाले का एरिया निकालूंगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई अपनी जगह रहा, 100 का स्क्वायर करोगे आ जाएगा आपके पास 10,000। ठीक है, नया नया एरिया निकालोगे तो 110 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, पहले पाई लिखो, 110 का अगर मैं स्क्वायर निकालूंगा तो ये बन जाएगा 1210 और ये आ गया पाई, तो ये न्यू एरिया आ गया और ये ओल्ड आ गया,
परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100 करके, ठीक है। तो न्यू माइनस ओल्ड जब करोगे ना, न्यू ये है माइनस ये ओल्ड ये है, तो 121 100 को माइनस जब करोगे तुम 10,000 से, तो आपका आंसर आएगा 2100 पाई डिवाइड बाय ओल्ड, ओल्ड 10,000 पाई है तो 10,000 पाई मल्टीप्लाई बाय कर दोगे 100, ठीक है। इस 20 से ये 20 गया और इस 20 से ये 20 गया, पाई से पाई गया, तो आपका आंसर आ गया 21%। ऑप्शन बी इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरे पास कह रहा है कि इफ पॉइंट 0,1 0,-1 x,1 and 2,3 आर कोलिनियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो कोलिनियर का मतलब है एक लाइन है आपके पास और तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसा मैं कहता हूँ 3 पॉइंट और तीनों एक ही पॉइंट्स पे लाई कर रहे हैं, तो मतलब ये कि कोलिनियर्स हैं। तो इसमें ये होता है कि स्लोप ऑफ ए बी बराबर होता है स्लोप ऑफ ए सी के। ओके, तो बस इसी तरह से सॉल्व कर लेता हूँ, उसने कोलिनियर बोला हुआ है, इसको मैं ए कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ और इसको सी कह देता हूँ। तो इससे x1 y1 आएगा, इससे x2 y2 आएगा, ठीक है। तो पहले ए बी को सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है स्लोप का, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस का 1 डिवाइड बाई x माइनस का 0। अब x2, अब ए सी पे, तो x2 y2 ये हो जाएगा सी। तो आपका हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस का प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 माइनस का 0। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 + 1 आपके पास 2 हो गया, तो ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया x, ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, x आ जाएगा आपके पास 1। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ गया, x की वैल्यू जो आई वो आ गई आपके पास x = 1। ऑप्शन बी इसका आंसर है। यहाँ पर जो है हमारा पेपर मुकम्मल हो गया है, ठीक है। मेरे पास इतने ही सवालात थे सीएस के जितने मुझे बच्चों ने बताए थे। अगर आप में से किसी ने राउंड 1 दिया है सीएस का, ठीक है, तो आप कमेंट में, अगर आपको कोई सवालात याद है तो बच्चों की हेल्प हो जाएगी, तो आप कमेंट में सवालात बता सकते हैं कि सर मुझे ये सवाल याद है या मुझे ये सवाल याद है, ठीक है। और इसके अलावा इस पेपर के नीचे मैंने कुछ आंसर कीज तो हैं ही हैं, और जितने भी कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं ना उनकी समरी भी दी हुई है, तो आप एक बार समरी को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।